दूसरे दिन सुबह 10 बजे काम शुरू होना था। मैं दिल में नया मंसूबा लिए बंदरगाह पर पहुंच गया। मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर वहां पहले से मौजूद थे। हम स्टीमर में बैठकर क्रेन वाले बड़े ट्रेलर पर आ गए। गोताखोर समंदर में गोता लगाने की तैयारियां कर रहे थे। क्रेन का कुंडा समंदर में गिरा दिया गया था। मैं और मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। मेरी निगाहें उस मरहट्टे गोताखोर पर जमी हुई थी जिस पर मुझे अपना जाल फेंकना था। ये कमजोर सा मरहट्टा गोताखोर अपने एक साथी की मदद से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा रहा था। उस वक्त कोई बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोचा कि जब काम से फारिग हो जाएगा तो उसके क्वार्टर पर जाकर मुलाकात करूंगा और उसे वहां से निकालकर किसी गुमनाम जगह पर ले जाकर बड़े तरीके से उसके दिल को टटोलूंगा। मैंने उसे 1 लाख रुपया रिश्वत देने का फैसला किया था। दिल्ली वाले बैंक में मेरे हिसाब में 10-15 हजार रुपए जमा थे। वो मैं उसकी पौंडीचेरी वाली शाख से निकलवा कर उसे पेशगी अदा कर सकता था। मेरे देखते ही देखते 2 गोताखोर समंदर में उतर गए। इनमें मेरा टारगेट यानी मरहट्टा गोताखोर भी था। मिस्टर व्यास कहने लगा, अगर आज हम अपने मिशन में कामयाब ना हुए तो मुझे बंबई से दूसरे गोताखोर मंगवाने पड़ेंगे। वो लोग बाहर के तरबियत याफ्ता हैं। मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो आज हमें रेड बॉक्स जरूर मिल जाएगा। मैंने ये बात बादल नखास्ता कही थी, मगर शायद वो कबूल दुआ की घड़ी थी। अचानक क्रेन वाली रस्सी जोर जोर से हिली। क्रेन ने काम शुरू कर दिया। उसके साथ ही दोनों गोताखोर पानी से बाहर आ गए। ट्रेलर पर आते ही उन्होंने मास्क उतारा और हाँपते हुए उनमें से एक बोला, रेड बॉक्स मिल गया है। मेरे पाँव के नीचे से ट्रेलर का जैसे तख्ता निकल गया हो। मैंने लोहे की कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया। मेरे पाँव ठंडे हो गए थे। मिस्टर व्यास खुशी से उछल पड़ा। जेटी ऑफिसर भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में क्रेन की जंजीर के साथ बंधा हुआ लोहे का एक जालीदार थैला समंदर से बाहर निकला, जिसके अंदर क्रिकेट की गेंद से दुगनी साइज का एक सुर्ख गोला पड़ा था। यही रेड बॉक्स था, यानी मेरी मौत का परवाना। मुझे यूं लगा जैसे ये एक जबरदस्त ताकत वाला टाइम बम है जो मेरे जिस्म के साथ बांध दिया जाएगा और फिर वो फटकर मेरे जिस्म के पुर्जे उड़ा देगा। मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर के साथ मुझे भी रेड बॉक्स मिल जाने की खुशी में मुसर्रत का इजहार करना पड़ा। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहकर उसी वक्त स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड को वहां मंगवा लिया। उनकी हिफाजत में रेड बॉक्स को प्लास्टिक के लिफाफे में बंद करके पहले बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचाया। हम भी उसके साथ थे। सफेद प्लास्टिक के लिफाफे में से रेड बॉक्स का गेंद एक सुर्ख अंगारे की तरह मुझे घूर रहा था। जहां मिस्टर व्यास ने अपनी निगरानी में रेड बॉक्स को चमड़े की थैली में बंद करके उस पर मोहर लगाई और कहा कि ये रेड बॉक्स मेरे रेस्ट हाउस वाले कमरे में रहेगा। कल मैं इसे लेकर मद्रास जाऊंगा, जहां इसके अंदर मौजूद फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेरी तबाही के सामान हो चुके थे। अब मुझे सर धड़ की बाजी लगानी थी। मेरे तबाहकुन कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। मेरे पास सिर्फ एक रात थी। उस एक रात में मेरी जिंदगी या मौत का फैसला होना था। रूसी मुशीर दमेजी भी रेड बॉक्स की बाजियाबी का सुनकर वहां आ गया। वो भी बहुत खुश था। रेड बॉक्स के थैले को हिफाजती मुसल्लह गार्ड की निगरानी में रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया। मिस्टर व्यास ने थैले को लोहे की अलमारी में सबके सामने रखा और फिर ताला लगाकर चाबी अपने बटवे में रख ली। रूसी मुशीर ने मिस्टर व्यास को मशवरा दिया कि रेड बॉक्स के थैले को किसी बैंक के लॉकर में रखवा देना चाहिए। मैं सन्नाटे में आ गया, मगर मिस्टर व्यास ने जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी से काम लेते हुए कहा, हम इसे यहाँ से बाहर ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते मिस्टर दमेजी। रेड बॉक्स मेरी आंखों के सामने रहेगा। उसने उसी वक्त दिल्ली और मद्रास टेलीफोन करके खुफिया इशारों में रेड बॉक्स मिलने की इत्तला दी। मैं अभी रेस्ट हाउस में ही था कि दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से टंडन साहब का फोन आ गया। उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत की कि मैं जाती तौर पर रेड बॉक्स की हिफाजत का ख्याल रखूं और किसी पर भरोसा न करूं। मैंने दिल में कहा कि ऐसी हिफाजत करूंगा कि तुम लोग सारी उम्र याद रखोगे। मैंने टंडन साहब को यकीन दिलाया कि रेड बॉक्स इंतहाई महफूज है और अब तखरीबकार ग्रोह के सारे लोग पकड़ लिए जाएंगे। कल मद्रास की सरकारी लेबोरेटरी में असल मुजरिम हमारे सामने आ जाएगा। टंडन ने मुझे और मिस्टर व्यास को मुबारकबाद दी और एक बार फिर खुफिया अल्फाज में रेड बॉक्स की हिफाजत की हिदायत की। दोपहर का खाना मैंने वहीं रेस्ट हाउस में मिस्टर व्यास, जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर के साथ ही खाया। फिर आराम करने का कहकर मैं अपने होटल में आ गया। खेल का पांसा पलट चुका था। अब मुझे किसी दूसरी लाइन पर सोचना था, बल्कि सोचने का वक्त निकल गया था। मुझे उसी रात कमांडो एक्शन करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना होगा। दोपहर के वक्त मैं होटल से निकलकर पौंडीचेरी के मेन बाजार में गया। वहाँ एक दुकान से 4 इंच लंबे फल वाला चाकू खरीदा, ऐसा चाकू जो बंद भी हो जाता था। दूसरी दुकान से रबर के नस्वारी रंग के बूट खरीदे। एक जगह से स्याह चादर खरीदी। इन चीजों को कपड़े में लपेट कर अपने कमरे में लाकर रख दिया। मेरा कमांडो एक्शन रात
रात 1 बजे शुरू होने वाला था। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके अपने प्लान की तफसीलात पर एक बार फिर गौर करने लगा। मैं ख्याल ही ख्याल में एक किस्म की रिहर्सल कर रहा था। मैंने कई बार ये रिहर्सल की। जब 4 बजे का वक्त हुआ तो मुंह हाथ धोकर मिस्टर व्यास के रेस्ट हाउस आ गया। मिस्टर व्यास आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा था। लोहे की अलमारी जिसमें रेड बॉक्स बंद था उनके बिल्कुल सामने थी। वो वहां से हट नहीं रहा था। मैंने नमस्कार किया और कहा कि मिस्टर व्यास, आपको रेड बॉक्स की पूरी ड्यूटी देनी पड़ रही है। व्यास ने अखबार नीचे रख दिया और कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोले, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कैप्टन मेहता। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या तुम ऐसा न करते? मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट का पैकेट निकालते हुए बोला, ऑफ कोर्स सर, क्यों ना करता। रेड बॉक्स की हिफाजत तो हमारी नेशनल ड्यूटी है। अच्छा किया जो आपने रेस्ट हाउस के बाहर भी पहरा लगा दिया है। मिस्टर व्यास ने नौकर को चाय लाने के लिए कहा और बोले, रात को सिक्योरिटी गार्ड्स के 3 जवान पहरे पर होंगे। मैं तो आज शाम ही रेड बॉक्स मद्रास ले जाना चाहता था, मगर दिल्ली से 2 रूसी मुशीर और वजारत दिफा के सेक्रेटरी खन्ना साहब चंडीगढ़ में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं। वो सुबह 10 बजे ही मद्रास पहुंच सकते हैं। रेड बॉक्स उनके सामने ही खोला जाएगा। फिर अपनी धोती का पल्लू दुरुस्त करते हुए बोले, कैप्टन मेहता, तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं सर, ये तो हमारी ड्यूटी है। कल किस वक्त यहाँ से रवाना होंगे? मिस्टर व्यास ने जवाब दिया, बहरिया का एक हेलीकॉप्टर हमें लेकर जाएगा। नेवल कमांडर से मेरी बात हो गई है। हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे हेलीपैड पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने रेस्ट हाउस में दाखिल होते ही देख लिया था कि सिक्योरिटी के 2 जवान स्टेन गन्ने लिए वहां पहरा दे रहे थे। इतने में चाय आ गई और हम चाय पीने लगे। मिस्टर व्यास ने खद्दर की धोती कुर्ता पहन रखा था। ये कांग्रेसियों का खास लिबास था, लेकिन वो बटवा अब भी उसके सामने मेज पर पड़ा था जिसमें लोहे की अलमारी की चाबी थी। मैंने गोताखोरों की तारीफ शुरू कर दी। सर, अपनी नेवी के गोताखोरों का दुनिया में कहीं जवाब नहीं। जिस तरह कीचड़ में से उन्होंने रेड बॉक्स निकाला है, ये इन्हीं का काम है। मिस्टर व्यास चाय का घूंट निगल कर बोले, कैप्टन मेहता, अगर सारे लोग इसी कौमी स्पिरिट के साथ काम करें तो भारतवर्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि दुश्मन और खास तौर पर पाकिस्तान उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, सर, पाकिस्तान तो हमसे हर एतबार से बहुत पीछे है। असल खतरा मैं समझता हूँ कि हमें चीन से है। मिस्टर व्यास ने सर हिलाते हुए कहा, रूस से दिफाई पैक्ट के बाद ये खतरा किसी कदर कम हो गया है, मगर असल खतरा हमें मुल्क के अंदर दरपेश है। सिख खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। इस कौम ने हमारी गवर्नमेंट को जितना परेशान किया है, इतनी परेशानी तो बड़े से बड़े दुश्मन के हाथ से भी नहीं उठानी पड़ी। और फिर वो खालिस्तान के मुतालबे पर सिखों की जबरदस्त मुखालिफत करने लगे। इस दौरान में मैंने कमरे के एक कोने एक शय का जायजा लिया। मिस्टर व्यास से गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि वो किसी वक्त मुझे अपनी मकनातीसी नजरों से टिकटिकी बांध कर तकने लगता। कभी सोचता कि हो सकता है उन्हें मुझ पर शक हो गया हो, कभी ख्याल आता कि नहीं, शक करने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। आखिर यह आदमी सौराष्ट्र का एक तजुर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर था, मगर मैंने अपने चेहरे पर इस किस्म के तासुर की एक हल्की सी झलकी भी न आने दी, जिससे जाहिर होता कि मैं उसकी नजरों से बौखला गया हूँ। मैं बड़े नॉर्मल और पुरजोश अंदाज में हिंदुस्तान की बहरी, बर्री और हवाई फौज की तारीफें कर रहा था। मैंने अलमारी की तरफ इशारा करके कहा, मैं समझता हूँ सर कि उसकी चाबी को आपको बैंक के लॉकर में रखवा देना चाहिए। मिस्टर व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन मेहता, मेरी सारी उम्र इंटेलिजेंस में गुजरी है। मैं इस किस्म की चीजों की हिफाजत करना खूब जानता हूँ। चाबी इस बटवे में मेरी आंखों के सामने है और रात को मेरी सदरी की जेब में मेरे साथ रहेगी। मैं यही मालूम करना चाहता था कि रात को चाबी ये इंटेलिजेंस ऑफिसर कहाँ रखेगा। मैंने हंसकर कहा, सर, आपके वसी तजुर्बे के आगे तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमें तो आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मिस्टर व्यास फूल गए। अपनी तारीफ सुनकर बड़े खुश हुए। फिर एकदम संजीदा होकर मुझे घूरते हुए बोले, मगर तुम चाबी के बारे में इतने परेशान क्यों हो? मैं संभल कर बैठ गया। कंधे उचकाकर बोला, सर, कुदरती तौर पर हम में से हर एक को इस चाबी की फिक्र होनी चाहिए। आखिर ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप दोस्त की तबाही से हमारी दिफाई हैसियत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हम इस तकरीबी कार्रवाई के असल मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं और सबूत इस रेड बॉक्स में है। इसकी हिफाजत के सिलसिले में मेरी, आपकी, हम सब की परेशानी और तजस्सुस बजा है। मिस्टर व्यास दूसरे ही लम्हे मुस्कुराए और बोले, अरे मिस्टर, तुम फिक्र क्यों करते हो? यहाँ इस कदर पहरा है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हाँ, तुम कल सुबह सुबह ही मेरे पास आ जाना। नाश्ता हम इकट्ठे ही करेंगे, उस रोज की तरह भूल न जाना। मैंने उठते हुए कहा, हरगिज नहीं सर। वैसे मैं उस रोज हाजिर ना हो सका था, इसके लिए एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। मैं मिस्टर व्यास से इजाजत लेकर अपने होटल जाने के लिए वहाँ से चल दिया। मिस्टर व्यास के कमरे तक सामने की जाने बरामदे की बाएं तरफ से एक लकड़ी का जीना ऊपर जाता था। आगे छोटा सा लॉन था, जहाँ 2 मुसल्ला सिपाही स्टेन गन्ने लिए चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं खामोशी से उनके करीब से गुजर गया। ये दुबले पतले मद्रासी सिपाही थे, मगर बड़ी मुस्तैदी से पहरे पर खड़े थे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। नेवल रेस्ट हाउस से मेरे होटल तक का रास्ता बमुश्किल 1 फरलांग होगा। ये रास्ता एक छोटी सी कच्ची सड़क की शक्ल में था, जिसकी एक जानिब घास का मैदान था और दूसरी जानिब बहरिया के माल गोदाम की लंबी दीवार थी, जिसके आगे कांटेदार
तारों की दीवार खिंची हुई थी। मैदान की जानिब नारियल और ताड़ के दरख्त उस कच्चे रास्ते पर झुके हुए थे। आगे जाकर ये कच्ची सड़क पक्की सड़क से जा मिलती थी, जिसकी परली तरफ इमारतों की कतार में वो होटल था जहां मैं रह रहा था। वापसी पर मैं सारे रास्ते एक एक जगह का बगौर जायजा लेता आया। मैं इस गरज से पैदल ही चल रहा था। माल गोदाम की दीवार के साथ काफी फासले पर बिजली के 2 बल्ब रोशन थे। शाम गहरी हो चुकी थी। इन बल्बों की रोशनी ज्यादातर उसी जगह पर थी जहां वो लगे हुए थे। कमरे में आकर मैंने पतलून बुशर्ट उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। मैं पलंग पर लेटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनाई थी। मैं उसे पहचान न सका। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं पहले ही कह रही थी कि तुमने मुझे भुला दिया है। इतनी देर हो गई है तुम्हें यहाँ से गए, ना कोई खत लिखा ना फोन। मैं सुजाता बोल रही हूँ। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं हैरान हुआ कि सुजाता को मेरा नंबर किसने दिया है। उससे कैसे पता चला कि मैं पौंडीचेरी में हूँ, क्योंकि मेरे कन्याकुमारी के उस दौरे को सीग़े राज में रखा गया था। मैंने सबसे पहले उससे यही सवाल किया कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बोली तुम्हारे दफ्तर में हमारे एक रिश्तेदार काम करते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हारे होटल का नाम मुझे उसी ने बताया था। डायरेक्टरी से मैंने इस होटल का नंबर मालूम किया और तुम्हारे कमरे में फोन कर दिया। क्या तुम नाराज हो? मैंने कहा अरे नहीं सुजाता, भला मैं क्यों नाराज हूँगा। मुझे ये खुशी हुई है कि तुमने मुझे फोन किया है। सच में यहाँ इस कदर मसरूफ रहा हूँ कि तुम्हें खत न लिख सका, मगर तुम रोज याद आती थी। खैर मैं बहुत जल्द वापस आकर मिलूंगा। इस वक्त मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुनो मैं आज ही रात यहाँ से चला जाऊंगा। तुम दोबारा फोन मत करना। सुजाता की आवाज आई। किशन तुमने मुझे भुला दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे भूल जाओगे। वो वही औरतों वाली बातें कर रही थी। मैंने जोर देकर कहा सुजाता प्लीज किसी से मेरा जिक्र मत करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट है और मुझे फोन भी ना करना। मैं अब यहाँ नहीं हूँगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं जानता था कि सुजाता का वो रिश्तेदार कौन है। वो हमारे ही ऑफिस में क्लर्क था। कमबख्त को न जाने कैसे मेरा पता चल गया। वैसे ये मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी बात को खा कितना ही छुपा कर क्यों न रखा जाए, वो जरूर लीक आउट हो जाती है। शायद इसकी वजह यह है कि हम लोग फितरी तौर पर एक दूसरे की टोह में लगे रहते हैं और ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि फला आदमी क्या कर रहा है, कहाँ जाता है। मैं अगर दिल्ली जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूं तो उसे फौरन नौकरी से जवाब मिल सकता था, मगर अभी तो खुद मेरा दिल्ली वापस जाना मशकूक था, क्योंकि मेरे सामने एक खतरनाक कमांडो मिशन था जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने उसी वक्त होटल के एक्सचेंज को फोन करके उन्हें हिदायत कर दी कि अगर दूसरे शहर से किसी लड़की का फोन आए तो उसे कह दिया जाए कि मैंने होटल छोड़ दिया है। सुजाता को मैंने फौरन जहन से निकाल दिया और मुझे उस वक्त जो मिशन दरपेश था उसकी जुजियात पर एक एक करके गौर करने लगा। मैंने शुरू से आखिर तक अपने कमांडो ऑपरेशन पर कई बार गौर किया। एक एक एक्शन को जहन में लाकर कई बार उसका जायजा लिया। हर इम्कान के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार किया। जब मेरे सामने लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल वाजे हो गई तो मैंने देखा कि मैं सिगरेटों की तकरीबन आधी डिब्बी फूंक चुका था। रात ठीक 12:30 बजे का अमल था। मैं पलंग पर लेटा सिगरेट पी रहा था। कमरे की बत्ती मैंने बुझा रखी थी। 1:15 बजे मैंने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। पलंग से उठकर दरवाजे के पास आया। उसे खोलकर बाहर कॉरिडोर में देखा। कॉरिडोर की छत में फासले फासले पर लगी हुई धीमी बत्तियां मध्यम रोशनी बखेर रही थी। लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। कॉरिडोर दूर तक सुनसान था। मैंने 2-3 लंबे लंबे डग भरे और पाम के गमले के पास आकर बैठ गया। फिर उसे पीछे से ऊपर उठाया, नीचे से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली, गमले को अपनी जगह पर रखा और जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद करके चटखनी चढ़ा दी। कमरे का पर्दा हटाया जिससे बाहर आसमान पर चमकते सितारों की धीमी धीमी रोशनी कमरे में आने लगी। सबसे पहले मैंने पाजामा उतारा। उनकी जगह तंग नीली पतलून और नीली बनियान पहन ली। पाँव में निस्वारी रंग के रबर के जूते चढ़ाए। रिवॉल्वर को साइलेंसर लगाकर उसे कमर के गिर्द पट्टी के साथ कसकर बांध लिया। चाकू पतलून की अकबी जेब में रखा। सर पर स्याह रंग का रुमाल बांध लिया। काली चादर ओढ़ी तो महसूस हुआ कि ये मेरे अमल की राह में रुकावट पैदा कर रही है। चुनाचे उसे वहीं रहने दिया। अपने आप को आईने में देखा। अगरचे बत्ती बुझी होने की वजह से आईने में मेरा मध्यम सा अक्स ही दिखाई दे रहा था, मगर मैंने देख लिया कि अंधेरे में मुझे दूर से नहीं देखा जा सकेगा। मैंने अपना कुर्ता पाजामा, काली चादर और रिवॉल्वर की चमड़े की थैली पलंग के गदेले के नीचे फैलाकर छुपा दी। खिड़की का पर्दा गिरा दिया। उसके बाद खिड़की के शीशे को ऊपर उठाकर नीचे झांका। आग से बचाव के लिए बनाया गया जीना साथ वाले कमरे की खिड़की और मेरी खिड़की के ऐन दरमियान में था। इस जीने तक इधर से भी तख्ता लगा हुआ था और मेरी खिड़की के नीचे भी एक तख्ते को जोड़कर जीने के पहले तख्ते से मिला दिया गया था। नीचे उतरने के लिए मैंने ये रास्ता मुंतखब किया था। ये होटल का अकबी हिस्सा था और जहाँ सामने मोटरें खड़ी करने के लिए लंबे लंबे 4 शेड बने हुए थे जिनमें मोटर कारें पार्क थी। मैं खिड़की से निकलकर जीने पर आ गया और फिर तेजी से उतरता सामने वाले मोटर शेड में घुस गया। मैं नहीं चाहता था कि जहाँ से कोई मुझे जाता देखे। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि रात के सन्नाटे में वहाँ आसपास कोई नहीं तो बाग की बाड़ फलांग कर मोटर शेड के पीछे से होता हुआ पक्की सड़क पर आ गया। सड़क सुनसान थी।
सड़क की बत्तियां फासले फासले पर रोशन थीं। एक कार की रोशनी दिखाई दी तो मैं जल्दी से सड़क की ढलान में बैठ गया। कार गुजर गई और सड़क पर एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैंने उठकर भागते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ कच्ची सड़क पर आ गया। ये नेवल रेस्ट हाउस की तरफ जाती थी। इस सड़क पर भी अंधेरा था, जहाँ नेवल गोदाम की अकबी दीवार से बिजली का कमजोर बल्ब लगा था। रोशनी सिर्फ वहाँ तक ही थी, लेकिन मुझे उस सड़क पर से नहीं गुजरना था। उस सड़क पर आगे रेस्ट हाउस का मेन गेट था, जहाँ बकौल मिस्टर व्यास के रात को 3 सिपाहियों का पहरा था। ये तीनों बहरिया के जवान थे, जाहिर है मुसल्ला होंगे। मैं बाजू वाले घास के मैदान में उतर गया और नारियलों के नीचे अंधेरे में झुककर रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जब रेस्ट हाउस की 2 मंजिला ढलानी छत वाली इमारत अंधेरे में उभरी तो मैं वहीं बैठ गया। रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में रोशनी हो रही थी। ये वो कमरा था जहाँ मिस्टर व्यास रिहाइश पजीर था। रोशनी धीमी थी, लगता था कि टेबल लैंप रोशन है। मुझे मालूम था कि ये टेबल लैंप मिस्टर व्यास ने एहतियात के तौर पर रोशन किया है और ये सारी रात रोशन ही रहेगा, क्योंकि उस कमरे की अलमारी में रेड बॉक्स पड़ा है। मैंने झुककर चलना शुरू किया। मैं रेस्ट हाउस के पीछे से होकर दूसरी तरफ दीवार के साथ आकर लग गया। मैंने सर जरा सा बाहर निकाल कर देखा। बहरिया के दोनों मद्रासी सिपाही स्टेन गन लिए चल फिर कर रेस्ट हाउस के आगे पहरा दे रहे थे। मैं हैरान हुआ कि तीसरा सिपाही कहाँ है। अचानक किसी के खनकारने की आवाज आई। मैंने अक्लमंदी से काम लेते हुए वहीं बैठा रहने की बजाय अपने आप को नशेब में लुढ़का दिया। मैं गार्डिनिया की बाड़ के साथ जा लगा। वहीं सर उठाकर देखा, ये तीसरा सिपाही था जो राउंड लगाता स्टेन गन कंधे पर रखे रेस्ट हाउस के पीछे से उसी दीवार की तरफ आ रहा था जहां मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था। कुदरत मेरा साथ दे रही थी। अगर मैं वहां से अपने आप को नीचे लुढ़काने में जरा सी देर कर देता तो मामला तिलपट हो जाता। मैं उसे अंधेरे में सर नीचे किए देखता रहा। वो दीवार की ओट से निकलकर रेस्ट हाउस के सामने की जानिब आ गया। तीनों सिपाहियों ने 2-1 जुमले बोले, सिगरेट बीड़ी सुलगाई। 2 तो वहीं रेस्ट हाउस के आगे चल फिर कर पहरा देने लगे और तीसरा सिपाही राउंड लगाने के लिए दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बार फिर रेस्ट हाउस के पीछे से होकर वहीं आना था। मैं सांप की तरह रेंग कर अकबी दीवार के ऐन दरमियान में से एक दरख्त की आड़ लेकर पंजों के बल अंधेरे में बैठ गया। जहां मच्छर भिनभिना रहे थे वो मुझे काटने लगे, मगर मैं हरकत नहीं कर सकता था, क्योंकि मद्रासी सिपाही के साए को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देख लिया था। वो दीवार के साथ होकर चल रहा था। उसके फौजी बूटों के नीचे पत्थरों के छोटे छोटे रेजों के कुचलने की आवाज आ रही थी। चाकू खोलकर मैंने अपने सीधे हाथ में इस तरह पकड़ लिया था जिस तरह हम कमांडो ट्रेनिंग के दिनों में फर्जी दुश्मन पर झपटने के लिए पकड़ा करते थे, मगर ये असली दुश्मन था। यही वजह थी कि चाकू के दस्ते पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं कमांडो अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। इस अटैक में कोई आवाज पैदा नहीं होनी थी, बस एक बिजली सी चमकनी थी और दूसरे ही लम्हे इस दुबले पतले मद्रासी सिपाही की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और मेरे दाएं हाथ के चाकू का फल उसकी कमर से गुजरकर उसके दिल के अंदर जा घुसना था। यह सब कुछ बमुश्किल 1.5 सेकंड में हो जाना था और ऐसा ही हुआ। जब मैंने मद्रासी सिपाही की गर्दन को बाजू में लेकर पीछे को झटका दिया और साथ ही चाकू उसकी कमर में जा घुसा तो उसके मुंह से कोई आवाज तक न निकली। शायद वो गर्दन पर झटका खाते ही मर गया था। मैंने जल्दी से उसे दरख्त के पीछे जमीन पर लेटा दिया। मैंने चाकू का फल उसकी बुशर्ट से साफ किया और लपक कर अपनी पहले वाली जगह पर गार्डिनिया की बाड़ के पीछे छुपकर बाकी दोनों सिपाहियों को तकने लगा। ये दोनों सिपाही उसी तरह पहरा दे रहे थे कि जब एक सिपाही टहलता हुआ उस तरफ आता तो दूसरा सिपाही बरामदे के दूसरे किनारे तक जा चुका होता था। वक्त बहुत ही कम था। मुझे अपनी पूरी कमांडो महारत से काम लेते हुए फौरी एक्शन करना था। मैं घास में लेट गया, कोहनियां जमीन पर टिका दी, चाकू जेब में रखकर पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ाकर उसे अपने दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ आने वाले सिपाही के दिल का निशाना लिया। रेस्ट हाउस के आगे रोशनी थी। जो ही सिपाही टहलता टहलता मुझसे 10 कदम के फासले पर आया, मैंने उसके दिल का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर में से हल्के से ठक की आवाज से गोली निकलकर सीधी सिपाही के दिल में या दिल के आसपास घुस गई। वो मुंह के बल गिरा। उस वक्त दूसरा सिपाही किनारे से वापस पलट रहा था। वो टहलता हुआ जब आधा रास्ता तय कर चुका तो रुक गया। उसने अपने साथी को आवाज दी। उसके साथी की लाश अंधेरे में मेरे आगे नशेब पर घास में पड़ी थी। दूसरा सिपाही लपक कर आगे बढ़ा। मेरी दूसरी गोली बिल्कुल तैयार थी। जो ही वो मेरी रेंज में आया, मैंने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। उस सिपाही की हलक से हल्की सी आवाज निकली और वो गिर पड़ा। मैंने उछलकर अपना आप उस पर गिरा दिया और उसकी गर्दन को दबाने लगा। ये अभी जिंदा था। 10 सेकंड के बाद ये भी मर चुका था। मैंने उसकी लाश को भी नीचे नशेब में घसीट लिया। दोनों की स्टेन गन ने उठाकर दूर दरख्तों की तरफ उछाल दी और दीवार के साथ लगकर तेजी से कदम उठाता हुआ रेस्ट हाउस के बरामदे में आ गया।
सामने ऊपर जाने वाली लकड़ी का जीना था। मैं बेआवाज कदमों से चलता हुआ जीना चढ़ने लगा। मिस्टर व्यास के कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे से अंदर जलते टेबल लैंप की रोशनी बाहर निकलकर जीने पर पड़ रही थी, बाकी वहाँ अंधेरा था। दरवाजे की एक जानिब लकड़ी का एक बड़ा खोखा पड़ा था। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ किया। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक मुझे अंदर से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं हमतन गोश हो गया। ये अंदर मिस्टर व्यास किससे बातें कर रहा है? दूसरे ही लम्हे मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि अंदर एक औरत भी है। मिस्टर व्यास उससे बातें कर रहा था। ये औरत कौन हो सकती है? जो कोई भी हो, इस औरत की वजह से मेरे मिशन के नाकाम होने का शदीद खतरा था और ये मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नीचे से किसी गाड़ी के आकर खड़े होने की आवाज आई। मैं तेजी से पलटकर लकड़ी के खोखे के पीछे छुप गया। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? कहीं सचमुच पासा तो नहीं पलट जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मरूंगा ही, मगर यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी से उतरकर कोई ऊपर न आया। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। कमरे से मिस्टर व्यास और औरत के बातें करने की आवाज बंद दरवाजे के करीब आती गई। फिर दरवाजा खुला। जीने के सामने वाला हिस्सा रोशन हो गया। मैंने गैर शऊरी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। मिस्टर व्यास की आवाज आई, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम इस वक्त वापस जाओ, मगर मेरी मजबूरी है, तुम इसे माइंड मत करना। औरत ने मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, सब ठीक है, मैं आधी रात को भी वापस जा सकती हूँ। औरत की आवाज मुझे मानूस महसूस हुई। मैंने खोखे की दीवार से जरा सा सर निकाल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। ये वही विमेन हॉस्टल वाली प्रोफेसर लड़की रत्नावली थी जो एक रात पहले गुंडों से बचती मेरे कमरे में घुस आई थी। ये क्या मुअम्मा है? मिस्टर व्यास ने रत्नावली से हाथ मिलाया, फिर कहा, टैक्सी वाले को मैंने फोन पर बता दिया है कि उसे कहाँ जाना है, तुम खुद भी गाइड कर देना। रत्नावली ने कहा, सब ठीक है मिस्टर व्यास, गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग। वो हल्का सा कहकहा लगाकर हंसी और सीढ़ियां उतरने लगी। दूसरे ही लम्हे मिस्टर व्यास ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। एक लम्हे के अंदर अंदर अजीब ड्रामाई सूरत हाल सामने आ गई थी, लेकिन मेरा टारगेट मिस्टर व्यास था। मुझे अपने टारगेट पर अंधाधुंध हमला करना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे लिए मैदान खाली हो गया था। मैंने एक बात जहन में सोची और जल्दी से खोखे के पीछे से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज बदल कर कहा, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दरवाजा खोलिए। अंदर से मिस्टर व्यास ने तल्ख लहजे में गुर्राते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने उसी आवाज में कहा, सर जेटी ऑफिसर आया है नीचे। उसके साथ ही मैंने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और दीवार के साथ बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया। दरवाजे की कुंडी खुली, फिर दरवाजा खुला और मिस्टर व्यास ने सर बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है? दूसरे ही लम्हे मैं शेर की तरह जस्त लगा चुका था और मिस्टर व्यास की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और चाकू उसके सीने में उतर चुका था। मैं उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और टांग मार कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने चाकू का फल खींचकर उसी जगह दूसरा वार किया। मिस्टर व्यास ने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया था। टेबल लैंप की रोशनी में उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में मौत की थरथराहट और हैरत थी। मैंने उसे कालीन पर गिरा दिया, चाकू को उसकी धोती के पल्लू से साफ करके बंद किया, जेब में डाला। मेरी आंखें मिस्टर व्यास के जर्द बल्कि सफेद होते चेहरे पर लगी थी। जिंदगी उसके जिस्म से परवाज कर रही थी और मौत ने उसकी आंखों को पथरा दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सीधा मिस्टर व्यास के पलंग की तरफ बढ़ा। सरहाने को उठाया, नीचे कुछ नहीं था। जल्दी से गदेला उठाया, नीचे उसका बटवा पड़ा था। बटवे को खोला तो मेरी जान में जान आ गई। लोहे की अलमारी की चाबी उसमें मौजूद थी। बटवे के साथ ही मिस्टर व्यास का पिस्तौल भी पड़ा था, जो अब उसके किसी काम ना आ सकता था। पिस्तौल ने उससे बेवफाई की थी। हकीकत यह है कि भारत के सूबे महाराष्ट्र के सिवा तकरीबन बाकी सभी सूबों के आदमी दुबले पतले और मरियल होते हैं। अगर ये इंटेलिजेंस ऑफिसर गुजरात काठियावाड़ की बजाय पंजाब या महाराष्ट्र का होता, मगर भारी भरकम जिस्म होते हुए भी मिस्टर व्यास के जिस्म में जान नहीं थी। अगरचे मेरा कमांडो अटैक भी खौफनाक और अचानक था, उसके बावजूद मिस्टर व्यास ने वहीं हथियार डाल दिए थे। चाबी लेकर मैंने लोहे की अलमारी खोल दी। दूसरी दराज में चमड़े का मोहर बंद थैला था। मैंने उसको बाहर निकाल कर उसकी मोहर तोड़कर खोला। रेड बॉक्स उसी तरह उसके अंदर प्लास्टिक के सफेद लिफाफे में बंद पड़ा था। उसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, अब मुझे वहां से निकल जाना था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मगर फौरन ही वापस आ गया। फिर मैंने रिसीवर उठाकर जल्दी से नीचे मेज पर रख दिया। ये आवाज मुझे पकड़वा सकती थी। रेड बॉक्स वाला थैला उठाकर मैंने मिस्टर व्यास की लाश को आखिरी बार देखा। उसकी पथराई हुई आंखें यूं खुली थीं जैसे मुझे देखकर दहशतज़दा हूं। मैं कमरे से निकल आया, दरवाजे को बंद किया, लकड़ी के जीने पर से उतरकर नीचे बरामदे में आकर दोनों तरफ गौर से देखा। टैक्सी रत्नावली को लेकर जा चुकी थी। मैं उछलकर बाएं जानिब नशेब में दरख्तों की तरफ उतर गया। यहाँ भी भारतीय बहरिया के 2 जवानों की लाशें पड़ी थीं। नारियल के दरख्तों के नीचे गहरी तारीकी थी। यहीं से गुजरकर मुझे नेवल गोदाम वाली कच्ची सड़क के दूसरे सिरे पर निकलना था। वहाँ पक्की सड़क पर आया तो रात के 2 सवा 2 का अमल होगा। उस वक्त कुछ ज्यादा ही तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी जब तक
मैंने इत्मीनान नहीं कर लिया, सड़क पार नहीं की। अब सबसे आखिरी और नाजुक मरहला होटल के अकबी पाइप के जरिए ऊपर अपने कमरे में जाना था। यहाँ अगर मुझे चौकीदार वगैरह ने देख लिया तो बाद में मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। जो ही मैं होटल के अकबी वीरान बाग के इलाके में आया, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मैं वहीं बैठ गया। कुत्ता मेरे करीब आकर भौंकने लगा। मैं उसे रिवॉल्वर से शूट नहीं कर सकता था। ये बात मेरे हक में मोहलक साबित हो सकती थी। मैं चुपचाप वहीं अंधेरे में सिमट कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद ही चौकीदार के फर्श पर लठ बजाने की आवाज आई। कुत्ता भाग गया, मगर अब चौकीदार इलाके में मौजूद था। मेरे लिए वहीं बैठे रहना मुनासिब था। कोई 5 मिनट के बाद जब चौकीदार की लठ की आवाज दूर से सुनाई दी तो मैं उठकर पाइप की तरफ बढ़ा। मोटरों के शेड पर भी सन्नाटा था। मैं लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अपनी खिड़की के पास आ गया। मेरी खिड़की का आधा शीशा उसी तरह ऊपर को उठा हुआ था। मैंने अपने आप को कमरे में गिरा दिया। रेड बॉक्स वाला चमड़े का थैला फर्श के कालीन पर दूर लुढ़क गया। मैंने फौरन उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा कमांडो अटैक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।